फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने एनसीईआरटी क्लास 12th जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका हम आंसर लिखेंगे, जनसंख्या वितरण यानी भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, यानी भूपृष्ठ पर लोग कहाँ कितने बसे हुए हैं, इससे जनसंख्या वितरण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताना है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसका फॉर्मूला लिखना न भूलें, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो बहुत सारे कारक हैं, जिनमें से पहले हमें नाम लिखने हैं। तो मैं सीधा नाम बोल के बता देती हूँ, आगे मैं उन्हें डिफाइन भी कर दूंगी। तो पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में भी 4 पॉइंट है, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जल की उपलब्धता। जल हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक होता है। कोई भी इतिहास में सभ्यता उठाकर देख लो, सारी नदी घाटी के किनारे बसी है, क्योंकि वहाँ पे जल पाया जाता है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सभी नदी के किनारे बसी हुई है, क्योंकि जल हमारे जीवन में एक अत्यंत आवश्यक चीज है। बी पॉइंट है इसमें भू आकृति। लोग भू आकृति भी देखते हैं। जो समतल क्षेत्र होते हैं वहां पे लोग रहना अधिक पसंद करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र या ढलान वाले क्षेत्र के अपेक्षा में। और फिर तीसरा है जलवायु। जहाँ की जलवायु अनुकूल होगी लोगों के, वहां पे अधिक लोग निवास करेंगे, और जहाँ की जलवायु प्रतिकूल होगी लोगों के, वहां पे लोग कम निवास करेंगे। फोर्थ आता है मृदा। जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी, कृषि अच्छी होगी, तो वहां पे लोग अधिक निवास करेंगे, क्योंकि उन्हें एक कृषिगत व्यवसाय मिलेगा। इसका सेकंड पॉइंट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में भी हमारे 3 पॉइंट है, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। जहाँ पे खनिज पेटियां पाई जाती है, वहां पे कोई ना कोई लोगों को व्यवसाय मिलता है, व्यवसाय की तलाश में वहां पे लोग आते हैं, जिस कारण से जनसंख्या वहां पे बसने लगती है। सेकंड पॉइंट है इसका नगरीकरण। नगरीकरण भी एक प्रमुख कारक है। बहुत सारी चीजों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, यानी गांव से नगर की तरफ जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, या फिर उन्हें कोई व्यवसाय मिलता है नगर में, ये कारण हो सकता है। फिर आता है औद्योगिकरण। जो उद्योग धंधे होते हैं वो द्वितीयक कार्य में संलग्न लोगों को व्यवसाय तो देते ही हैं, और साथ ही साथ में लोगों को अन्य व्यवसाय भी मिलते हैं, जैसे कि परिवहन का व्यवसाय या फिर संचार का व्यवसाय। इनका भी वहाँ पे विकास होता है, इस कारण से लोग वहाँ जाते हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये भी एक प्रमुख कारक है। लोग वहाँ अधिक बसते हैं जहाँ पे धर्म स्थान जुड़ा होता है उनके साथ, और जहाँ पे राजनीतिक दबाव होता है वहाँ पे लोग कम आते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके घटकों को समझाइए। तो पहले हमें जनसंख्या वृद्धि की डेफिनेशन देनी है, जो है किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अंतराल में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसका एग्जाम्पल भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में, कि अगर भारत की 2001 की जनसंख्या इतनी है और 2011 की जनसंख्या कुछ है, तो उन दोनों को माइनस कर दोगे तो जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी। ये जो परिवर्तन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। अब इसके हमें कारकों को यानी घटकों को समझाना है। तो इसके प्रमुख 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब हम इन्हें आगे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम अशोधित जन्म दर यानी CBR को डिफाइन करते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में CBR को कहा जाता है। तो CBR की जो सूत्र है ये भी हम बताएंगे आगे। CBR यानी अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बट्टे में किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना में 1000। फिर हम
अशोधित मृत्यु दर को समझाएंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। अब इसका भी एक सूत्र है, अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे में उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुना में 1000। अब हमने जन्म और मृत्यु को समझा दिया। अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से छोड़कर लोगों जनसंख्या का दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना ही प्रवास कहलाता है। अब इसमें तीनों की डेफिनेशन होगी और हमने जनसंख्या वृद्धि भी बता दी थी, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत को बताइए। थॉमस माल्थस ने क्या सिद्धांत दिया था, इसके बारे में हमें बताना है। थॉमस माल्थस ने यह सिद्धांत दिया था कि लोगों की संख्या वो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा में अधिक तेजी से बढ़ेगी और इसके परिणाम स्वरूप अकाल होगा, बीमारी होगी और युद्ध होगा, जिस कारण से जनसंख्या घटेगी। यानी लोगों की संख्या पहले जो खाद्य संसाधन है उनसे बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस कारण से अकाल आएगा, खाद्य सामग्री के लिए छीना झपटी होगी, जिस कारण से लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाएगी और जनसंख्या एकदम से गिरावट आ जाएगी। हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण किसे कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है जनांकीय संक्रमण में। अब इसकी 3 अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है, जन्म दर भी ऊंची होती है और मृत्यु दर भी ऊंची होती है। जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, खेती के कार्य में लगे हुए होते हैं और उनके जीवन का निम्न स्तर होता है और उनके पास प्रौद्योगिकी भी नहीं होती है, निम्न स्तर की होती है। ये 200 वर्ष पहले सभी देशों में ऐसी स्थिति पाई जाती थी। फिर आती है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में जन्म दर ऊंची होती है लेकिन धीरे धीरे निम्न होने लगती है। ऐसा ही मृत्यु दर के साथ होता है कि मृत्यु दर पहले तो ऊंची होती है लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घटने लगती है। फिर आती है अंतिम अवस्था। जो अंतिम अवस्था है वो विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जन्म दर भी निम्न हो जाती है और मृत्यु दर भी घट जाती है, दोनों ही चीजें घट जाती है। इस कारण जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो नगर में रहते हैं, शिक्षित होते हैं और उनकी तकनीकी कार्यों में संलग्न होते हैं, वहाँ पे तकनीकी अत्यधिक विकसित होती है। हमारा ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या टिप्पणी की थी। हमें इसके बारे में बताना है कि एशिया की जनसंख्या में जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या टिप्पणी की थी। तो इसका आंसर है, उन्होंने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम जनसंख्या रहती है, यानी बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी की एशिया के लिए टिप्पणी थी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के कोई 5 उपाय बताइए। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के हमें 5 उपाय बताने हैं। तो पहला है परिवार नियोजन, दूसरा पॉइंट आ गया विवाह की आयु में वृद्धि कर देना और उसके अगला पॉइंट है बच्चों के जन्म में अंतराल रखना, 4th पॉइंट शिक्षा का प्रसार करना, फिर चिकित्सा सुविधा में वृद्धि करना। ये सारे पॉइंट जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक बताइए। प्रवास के 2 कारण होते हैं, एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वो होता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं और जिस स्थान को छोड़ के जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता होगा, तो वो प्रतिकर्ष कारक है। यानी वहाँ पे रोजगार अच्छा नहीं है, इस कारण से वो लोग छोड़कर जा रहे हैं, या फिर वहाँ पे रहन सहन का निम्न स्तर है, या फिर वहाँ पे राजनीतिक अशांति है वहाँ पे, या फिर अनुकूल जलवायु नहीं है, प्रतिकूल जलवायु है वहाँ की, या फिर कोई
प्राकृतिक विपदा है, वहाँ पे बाढ़ आती है, सुनामी आती है या अकाल है, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो लोगों को एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। फिर हमने बताना है अपकर्ष कारक। हम जो लोग वहाँ किसी नए स्थान पर जाके बसते हैं, उस नए स्थान पर कुछ क्वालिटी होगी जिस कारण से वो वहाँ पे अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे वहाँ पे बेहतर जीवन होगा, या फिर वहाँ पे रोजगार के अच्छे अवसर होंगे, रहन सहन अच्छा होगा, शांति होगी, पर्यावरण अच्छा हो सकता है, जलवायु अनुकूल हो सकती है, या फिर वहाँ पे सुरक्षा होगी, शिक्षा का अच्छा प्रसार होगा या चिकित्सा का अच्छा प्रसार होगा, जिस कारण से वहाँ पे लोग जाकर बसते हैं। और इसमें वर्ड आया गंतव्य स्थान और उद्गम स्थान। गंतव्य स्थान वो होता है जहाँ पे लोग जाकर बस जाते हैं, वो गंतव्य स्थान कहलाता है। और उद्गम स्थान वो होता है जहाँ जो स्थान लोग छोड़कर चले जाते हैं, वो उद्गम स्थान कहलाता है। ये हमारी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आशा है कि आप सभी को समझ आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।